गोदाम के अंदर फैली खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ मिनट पहले तक जो माहौल सिर्फ तनाव से भरा था, अब उसमें खतरे की गंध भी शामिल हो चुकी थी। टेबल पर फैली फाइलों के ऊपर सफेद रोशनी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर आदमी पूरी सतर्कता से खड़ा था, लेकिन सबकी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, आर्यमान। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन जो लोग उसे लंबे समय से जानते थे, वे समझ रहे थे कि उसकी खामोशी बदल चुकी है। उसकी आंखों में अब वो दूरी नहीं थी जो पिछले कई सालों से थी। अब वहां फोकस था, ठंडा और बेहद खतरनाक। सफेद बालों वाले आदमी ने धीरे से पूछा, आदेश? आर्यमान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, दिल्ली वाले सेफ हाउस में कितने लोग थे? 7। कोई बचा? आदमी कुछ पल चुप रहा। 2 लोग जिंदा है, लेकिन हालत खराब है। आर्यमान की नजरें नीचे टेबल पर टिक गईं। उसके चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां हल्की सख्त जरूर हो गईं। वह उन लोगों को जानता था, सिर्फ नाम से नहीं, सालों से। परिषद में काम करने वाले लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ साथी नहीं होते थे, वो परिवार जैसे होते थे। और अब किसी ने अंदर से उन्हें बेचना शुरू कर दिया था। लीक कहां से हुआ, अभी तक क्लियर नहीं है, तो पता करो। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी थी। कमरे में खड़े लोग तुरंत सतर्क हो गए। जी, जी। आर्यमान ने धीरे धीरे नजर उठाई। लेकिन याद रखो, उसने शांत स्वर में कहा, बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठेगा। सफेद बालों वाला आदमी हल्का सा चौंका। आपको लगता है अंदर कोई बड़ा नाम हो सकता है? आर्यमान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर कोर्ट्स बाहर गए हैं तो गद्दार नीचे का आदमी नहीं हो सकता। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। सब समझ रहे थे इसका मतलब क्या था। परिषद के अपर सर्किल में ट्रेल, ये सिर्फ इंटरनल खतरा नहीं था, ये पूरे पावर स्ट्रक्चर को हिला सकता था। उधर उसी समय शर्मा हाउस में माहौल अलग तरह के तनाव से भरा हुआ था। ध्रुव ड्राइंग रूम में बैठा लगातार फोन कॉल्स कर रहा था। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, वो गुस्से में बोला। 3 डील्स लगातार हाथ से निकल चुकी है। उधर से शायद कोई उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। हर बार आखिरी मोमेंट में कोई और बीच में आ जाता है। कॉल करते ही उसने गहरी सांस ली। अनवी कुछ दूरी से उसे देख रही थी। भैया, ध्रुव ने सिर उठाया। क्या? आप पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस लग रहे हो। ध्रुव हल्का सा हंसा। बिजनेस में स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन अनवी समझ रही थी, ये सिर्फ बिजनेस वाला स्ट्रेस नहीं है। उसके भाई के अंदर धीरे धीरे इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। उसे लगने लगा था कि कोई इनविजिबल ताकत लगातार उसकी चालें रोक रही है, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी सविता जी वहां आईं। आर्यमान अभी तक नहीं आया। अनवी ने घड़ी की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, शायद किसी काम में होंगे। ध्रुव तुरंत बोला, कौन सा काम? उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था। लेकिन इस बार अनवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके मन में भी सवाल उठने लगे थे। आर्यमान आखिर करता क्या है? उसकी जिंदगी इतनी खाली भी नहीं लगती थी जितनी ऊपर से दिखती थी। शाम के समय आर्यमान वापस घर लौट रहा था। सड़क पर हल्की भीड़ थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार आसपास सब ऑब्जर्व कर रही थी। पुरानी आदतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वह जानता था, अब सिर्फ परिषद ही एक्टिव नहीं हुई है, दुश्मन भी हरकत में है। और सबसे बड़ा खतरा यही था कि अभी तक उसे ये नहीं पता था सामने कौन है। वे घर के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक बाइक पर गई। 2 आदमी, हेलमेट पहने हुए, सामान्य दिखने की कोशिश, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। आर्यमान बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे उसने कुछ नोटिस ही न किया हो। लेकिन उसके दिमाग ने उसी पल कैलकुलेशन शुरू कर दी। दूरी, रफ्तार, हथियार होने की संभावना, एस्केप रूट्स, सब कुछ। वह घर के गेट तक पहुंचा। उसी समय बाइक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आसपास लोग मौजूद थे, ट्रैफिक भी था, मतलब हमला पब्लिक होगा। वार्निंग टाइप। आर्यमान की चाल नहीं बदली। बाइक उसके बिल्कुल पास आकर धीमी हुई। पीछे बैठे आदमी ने जैकेट के अंदर हाथ डाला, लेकिन उससे पहले ही आर्यमान अचानक एक कदम पीछे हटा, इतनी तेजी से कि सामने वाला समझ तक नहीं पाया।
अगले ही सेकंड उसका हाथ उस आदमी की कलाई पर था। एक छोटा सा ट्विस्ट, दबी हुई दर्द भरी आवाज निकली, हथियार नीचे गिर गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आसपास खड़े लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। बाइक बैलेंस खोकर सड़क पर फिसल गई। दोनों आदमी घबराकर उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन आर्यमान ने उनका पीछा नहीं किया। वह बस शांत नजरों से उन्हें देखता रहा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सामने वाला रिएक्ट कर पाएगा। कुछ सेकंड बाद दोनों जल्दी से बाइक उठाकर भाग गए। आसपास भीड़ जमा होने लगी। क्या हुआ? चोरी थी क्या? आप ठीक हैं? लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन आर्यमान ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, एक्सीडेंट था। और फिर वह शांत कदमों से घर के अंदर चला गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऊपर बालकनी से अन्वी ने सब देखा था, पूरा। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, क्योंकि पहली बार उसने आर्यमान को उस रूप में देखा था जो बिल्कुल अलग था। वो डर गया नहीं था, घबराया नहीं था। उसने बिना पैनिक किए सब कंट्रोल कर लिया। और सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर गुस्सा तक नहीं था, सिर्फ कंट्रोल। अन्वी धीरे धीरे पीछे हटी। उसके मन में पहली बार एक सवाल साफ उठ चुका था, आखिर आर्यमान सच में है कौन? रात आर्यमान अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर वही छोटा हथियार रखा था जो हमलावर के हाथ से गिरा था। वह उसे ध्यान से देख रहा था। साधारण मार्केट वेपन नहीं, कस्टम मेड। मतलब हमला करने वाले छोटे लोग नहीं थे। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, हमलावर पकड़े जा सकते हैं। आर्यमान ने कुछ सेकंड स्क्रीन देखी, फिर जवाब टाइप किया, नहीं। कुछ पल बाद रिप्लाई आया, क्यों? आर्यमान की नजर धीरे धीरे हथियार पर गई। फिर उसने सिर्फ एक लाइन भेजी, जो लोग सामने दिख रहे हैं, असल खेल उनके पीछे खड़े लोग खेल रहे हैं। रात काफी बीत चुकी थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन अन्वी की आंखों से नींद गायब थी। वह बालकनी में खड़ी नीचे खाली सड़क को देख रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक बाकी थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, बाइक, हथियार और आर्यमान की आंखें। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि वो समझ ही नहीं पाई। लेकिन एक चीज साफ थी, कोई साधारण इंसान उस तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। वह डरता, घबराता, या कम से कम शौक में तो आता। लेकिन आर्यमान जैसे पहले से तैयार था, जैसे उसे ऐसी चीजों की आदत हो। पीछे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अन्वी तुरंत पलटी। आर्यमान अंदर आया और हमेशा की तरह शांत तरीके से अपनी घड़ी टेबल पर रख दी। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना गुस्सा। यही बात अन्वी को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अन्वी धीरे से बोली, नीचे क्या हुआ था? आर्यमान ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं, मैंने देखा था। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। आर्यमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दो लोग थे, शायद स्नैचिंग करने आए थे। अन्वी तुरंत समझ गई, वह पूरा सच नहीं बता रहा। स्नैचिंग? वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। स्नैचर्स गन्स लेकर घूमते हैं। आर्यमान की आंखों में एक पल के लिए हल्का बदलाव आया, बहुत छोटा, लेकिन अन्वी ने नोटिस कर लिया। तुमने गन देख ली? हाँ। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अन्वी लगातार उसकी आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह वहां सिर्फ शांत दीवार थी। फिर आर्यमान धीमे स्वर में बोला, कुछ लोग गलत कामों में फंसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज उतनी बड़ी हो जितनी दिखती है। और तुम? अन्वी ने सीधे पूछा, तुम किस चीज में फंसे हो? ये सवाल सुनकर पहली बार आर्यमान पूरी तरह चुप हो गया, काफी देर तक। इतनी देर कि कमरे की हवा भारी लगने लगी। फिर उसने धीरे से नजरें हटा ली। मैं किसी चीज में नहीं फंसा। अन्वी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि वह समझ रही थी आर्यमान झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है, लेकिन वह सच छुपाने में बहुत अच्छा है। अगली सुबह आर्यमान जल्दी उठ गया। पूरा घर अभी शांत था। वह नीचे किचन में गया और खुद के लिए चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद सविता जी वहां आ गई। उन्होंने हल्की हैरानी से पूछा, इतनी सुबह? नींद खुल गई थी। सविता जी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कल रात जो हुआ उसके बारे में अन्वी बहुत परेशान है। आर्यमान चुप रहा। वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। इस बार आर्यमान ने हल्का सा सिर उठाया।
शायद मैं खुद को समझाना नहीं चाहता। सविता जी उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर इंसान को जिंदगी में किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ता है बेटा। आर्यमान की आंखों में एक अजीब सी थकान उतर आई। भरोसा, वह बहुत धीमे स्वर में बोला, कभी कभी सबसे महंगी चीज होता है। सविता जी उसके चेहरे को देखती रही। पहली बार उन्हें महसूस हुआ, इस लड़के के अंदर जितनी खामोशी है, उससे कहीं ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। उधर उसी समय ध्रुव शहर के एक बड़े होटल में मीटिंग के लिए पहुंचा था। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कई बिजनेसमैन और राजनीतिक लोग मौजूद थे। ध्रुव लगातार खुद को इस सर्कल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भी माहौल उसके हिसाब से नहीं था। कई लोग उससे फॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन दूरी बनाकर उसे साफ महसूस हो रहा था कुछ बदल रहा है। तभी हॉल के दूसरे कोने में हलचल हुई। कुछ बड़े उद्योगपति अचानक खड़े हो गए। दो तीन राजनीतिक चेहरे भी तुरंत सीरियस हो गए, जैसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान का नाम लिया गया हो। ध्रुव ने क्यूरियस होकर उधर देखा। एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया, करीब 55 साल की उम्र, सफेद बाल, साधारण लेकिन बेहद महंगा सूट। उसके अंदर आते ही कई लोग सम्मान में खड़े हो गए। ध्रुव ने पास खड़े आदमी से पूछा, कौन है ये? आदमी ने तुरंत धीमे स्वर में जवाब दिया, महेंद्र प्रताप। कौन महेंद्र प्रताप? आदमी ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा। दिल्ली पावर सर्किल में हो और इन्हें नहीं जानते? ध्रुव चुप हो गया। फिर आदमी धीरे स्वर में बोला, राठौर ग्रुप के पुराने स्ट्रेटेजिक हेड। ये नाम सुनते ही ध्रुव का ध्यान तुरंत उधर चला गया। पिछले कुछ दिनों से ये नाम बार बार उसके सामने आ रहा था, राठौर। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और पूछता, उसने नोटिस किया कि महेंद्र प्रताप की नजर कुछ सेकंड के लिए उसी की तरफ रुकी। नहीं, उसके पीछे। ध्रुव पलटा। दरवाजे के बाहर सड़क पर आर्यमान खड़ा था, बस कुछ सेकंड के लिए, जैसे वह किसी को लेने आया हो। और उसी पल महेंद्र प्रताप ने बहुत हल्के से सिर झुका दिया, सम्मान में। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दोबारा बाहर देखा, लेकिन तब तक आर्यमान जा चुका था। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसने किसी पावरफुल इंसान को आर्यमान के लिए ऐसा रिस्पेक्ट दिखाते देखा। और अब उसके मन में शक धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। शाम। आर्यमान शहर के पुराने हिस्से में एक शांत सड़क पर खड़ा था। सामने पुरानी इमारत थी, ऊपर सिर्फ एक छोटा बोर्ड लगा था, वेदांत लाइब्रेरी। बाहर से ये साधारण जगह लगती थी, लेकिन अंदर वज्र परिषद का एक हिडन कम्युनिकेशन पॉइंट था। वहां अंदर गया। कमरे में पहले से 3 लोग मौजूद थे। जैसे ही आर्यमान अंदर आया, तीनों सीधे खड़े हो गए। दिल्ली से अपडेट आया है, एक आदमी बोला। क्या? राजनीतिक अलायंस कंफर्म है। आर्यमान की आंखें हल्की गंभीर हो गई। कौन लीड कर रहा है? आदमी ने कुछ सेकंड हेजिटेशन के बाद जवाब दिया, शेखर रेड्डी। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। आर्यमान धीरे धीरे शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि वह नाम बहुत पुराना था और बहुत खतरनाक भी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।